धान एक जलीय पौधा नहीं है, फिर भी सारे किसान भाई खड़े पानी में धान लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक और इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। धान की रोपाई की इस वीडियो में धान की खेती से संबंधित सारी विधियां और प्रक्रियाएं हम समझेंगे, जिससे कि हम धान की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। खेती हुई आसान। प्रमाणित कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती के सिद्धांतों और प्रथाओं पर विश्वसनीय जानकारी में आपका स्वागत है। मैं शिशिर रंजन फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आपका अभिवादन करता हूं। आइए अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने खेत से अधिक उत्पादन करें। धान की रोपाई की इस वीडियो में हम धान की खेती से संबंधित अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जैसे धान की रोपाई कैसे करनी चाहिए, लाइन में रोपाई के क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम जो है सो जड़ का उपचार करें जिससे कि खेतों में आने वाली बीमारियों और कीटों से अपने फसल का सुरक्षा कर सकें, क्या रोपाई के समय कैसे हम अगर खरपतवार से नियंत्रण कैसे कर सकें, रासायनिक खरपतवार क्या हैं, और साथ में रोपाई के समय क्या खाद या रासायनिक उर्वरक क्या देना चाहिए, ये सब के बारे में हम जो है सो इस वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं धान की रोपाई के बारे में। सबसे प्रमुख है धान की रोपाई, और धान की रोपाई हमें हमेशा जो है सो लाइन में करना चाहिए, कतार में करना चाहिए। इसके बहुत ही फायदे हैं, और सबसे प्रमुख फ़ायदा है कि जब भी हम धान की रोपाई लाइन में करते हैं तो हमें कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन, जैसे कि धान में कोई खाद डालना हो, किसी तरह का दवा डालना हो, अपने खेत का निरीक्षण ही करना हो, या जो है सो हम धान में कोई खरपतवार नियंत्रण के लिए मशीन चलाना हो, किसी भी तरह का मशीन चलाना हो, तो हमको धान में चलने में जो है सो बहुत आसानी होती है अगर हमारी धान की आरिया में या लाइन में लगी हुई है तो हमारा सबसे पहला उपाय है धान में लगाने के लिए। और आजकल तो धान को ट्रांसप्लांट करने के लिए, रोपाई करने के लिए मशीन भी आ गई है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मशीन से बड़ा आसानी से हो जाता है। हमको ध्यान रखना होता है अगर हम क्यारी में ये नर्सरी लगाने के समय कि हम एक समतल भूमि पर अगर नर्सरी लगाए होंगे या नहीं भी लगाए होंगे तो उसको हम धीरे से साफ़ करके और हम ट्रे जैसा देख रहे हैं, ट्रे पे हम डाल देते हैं तो हमारा बहुत आसानी से रोपाई जो है सो मशीन के द्वारा हो जाता है। और हमें जो लेबर का चार्ज है, जो हमारा बहुत खर्चा होता है धान की रोपाई के समय, आजकल लेबर बहुत महंगा हो गया है, तो इसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होता है और मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि खेती में सबसे ज़रूरी होता है समय अगर देरी हो जाता है तो जैसे जैसे देरी होता है वैसे वैसे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम जितना जल्दी लेते हैं, हमें जो है सो अगले फसल गेहूं या और भी फसल के लिए भी हमें समय सही मिल जाता है। तो हमें धान की रोपाई सही समय से करने के लिए मशीन बहुत अच्छा आजकल आ गया है, बहुत सारे किसान इसको अपना रहे हैं। इससे हमें धान को लाइन में भी लगाने में बहुत आसान होता है। जिन लोगों के पास इस तरह का मशीन नहीं है वो धान को रस्सी के सहारे भी लाइन में लगा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक रस्सी लेना होता है लंबा, और खेत के इस कोर किनारे और उस किनारे उसको लंबे खींचते हैं कस के, लंबे खींच के कस के जब रखते हैं तो बीच बीच में उस धान के लाइन, उस रस्सी के लाइन पे जब हम लगाते जाते हैं धान के पौधे को, तो हमारा धान जो है सो लाइन में लग जाता है। और इससे फिर हमें आगे कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन में, चाहे वो खरपतवार निकालना हो, चाहे वो उसकी मशीन चलानी हो, चाहे स्प्रे करना हो या खाद डालना हो या कीटनाशक या फफूंदीनाशक के लिए रोग बीमारियों के लिए कोई स्प्रे करना हो, ये सब का हमको इससे बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी धान को हम अब जो है सो लाइन में लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी हमारी जो है सो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और दो क्यारियों के बीच की दूरी जो है सो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस दूरी का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और हर जगह अगर आप हाइब्रिड लगाए हैं तो एक ही सीडलिंग जो है, एक ही पौधा बहुत अच्छा होता है, महंगा भी बीज आता है, लेकिन उसमें जो है सो कल्ले बहुत निकलते हैं, तो एक बीज बहुत उपयुक्त होता है। तो एक ही बीज हम लगाएंगे, एक ही पौधा लगाएंगे एक एक जगह पे। अगर हम कोई देसी प्रजाति लगा रहे हैं तो हम 2 पौधे भी लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। वो खास करके जब बहुत देर हो जाता है धान की रोपाई में, समय से नहीं कर पाते हैं, जैसे हम धान की रोपाई हमें 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 25 दिन में रोपाई कर देनी चाहिए। किसी कारणवश धान का खेत में पानी सही से नहीं हुआ, हम कादो नहीं कर सके धान में, तो हमारा थोड़ा देरी हो जाता है, तो हमारा उसमें जो है सो ज़्यादा पौधे लगाने की जो आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे उत्तम है अगर हाइब्रिड धान लगा रहे हैं, जो बहुत सारे किसान आजकल लगा रहे हैं, और अगर जो है सो देसी धान लगा रहे हैं, ओपन पॉलिनेटर लगा रहे हैं, तो उसमें जो उन्नत किस्म की धान बोलते हैं वो लगा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पौधे लगाएं, लेकिन दूरी मेंटेन रखें। उसमें बराबर जो है सो पौधे 15 से 20 कल्ले निकलेंगे, जिसमें कि आपकी धान की बालियाँ आएंगी और वो पौधे स्वस्थ होंगे।
ज़्यादा पौधे लगा देने से एक दूसरे से बहुत कंपटीशन होता है और पौधे स्वस्थ ग्रो नहीं हो पाते हैं। जितना कलियाँ उसमें निकलनी चाहिए, जितनी बालियाँ होनी चाहिए, वो नहीं निकल पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैसे अगर लाइन में रोपाई करने से ये जो है सो खरपतवार नियंत्रण वाली मशीन चल रही है और कितनी आसानी से चल रही है। वो किसान भी अपना आसानी से खेतों के बीच में चल रहा है खरपतवार की मशीन को लेकर के, और सारा खरपतवार जो है, सारे घास जो है सो खेत में, वो इस मशीन के आराम से निकल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है किसानों को। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ऐसे खेतों में हम फर्टिलाइज़र, खाद, बीज, दवाइयाँ, कुछ भी स्प्रे आसानी से कर सकेंगे। और लाइन में लगाने का ना एक और ही फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है और बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो पहले आप देखते होंगे बड़े बड़े प्रजातियाँ आती थी, आज भी कुछ कुछ खेतों में जो है सो धान जो है सो गिर जाते हैं। हवा बहुत तेज़ चलता है तो धान का जो पौधा है वो हवा का बहाव को रोक नहीं पाता है, तो रुक जाता है। तो हम जब धान को धारी में लगाते हैं और ऐसे डायरेक्शन में लगाते हैं जिधर से हवा निकल जाता है, तो हवा जो है सो धान के क्यारियों के बीच से निकल जाता है और पौधा नहीं रोकता है, तो पौधा गिरता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और धान अगर बड़ा रहेगा, धान खड़ा रहेगा, धान गिरेगा नहीं, तो हमारे पौधे, हमारे जो है सो जो धान आएगा बहुत अच्छा आएगा और पानी में ख़राब नहीं होगा। आइए अब हम जानते हैं धान के खेत को अलग अलग कीटों से बचाने के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए, या धान के खेत में जो है सो बायो फर्टिलाइज़र डालने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप जान ही रहे हैं 2-3 तरह का ट्राइकोडर्मा होता है। ये ट्राइकोडर्मा हर तरह के कवकनाशी या फफूंदी जनित बीमारियों से बचाता है। इफ़को जो है सो ट्राइको पावर के नाम से इसे बनाती है और ये हमारे फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। फार्मिस्टो वेबसाइट पे भी आप घर बैठे खरीद सकते हैं। इसी तरह से सूडोमोनास होता है। ये सूडोमोनास भी बैक्टीरिया जनित बहुत सारी बीमारी होती हैं, उससे बचाव करता है। और सूडोमोनास जो है सो IPL की कंपनी है, वो फसल सुरक्षा के नाम से बनाती है, फसल रक्षक के नाम से बनाती है। और इसको एक और बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइज़र बनाती है तरल कंसोर्टिया के नाम से, जिसमें कि तमाम हर तरह के जो है सो फ़ायदेमंद जीवाणु रहते हैं। एजोटोबैक्टर है उसमें, एजोस्पाइरिलियम है। ये सब का क्या करता है, हवा के जो नाइट्रोजन है उसको जो है ज़मीन में फिक्स कर देता है, जो बैक्टीरिया हैं। इस तरह से PSB है, फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया। हमारे खेतों में बहुत तरह के फॉस्फेट्स हैं मगर वो उपलब्ध स्थिति में नहीं है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको अवेलेबल फॉर्म में बना देते हैं, जिसको कि जड़ अच्छा से एब्जॉर्ब कर सके, उसको ले सके। और इसमें सूडोमोनास के साथ साथ ये फॉस्फेट PSB के साथ साथ और भी तरह के तमाम जीवाणु हैं, कंसोर्टिया। तो ये बहुत ही फ़ायदा है और ये तीनों को मिला करके हमको जरूर उपचार करना चाहिए। साथ में IPL कंपनी है एक, वो दमन के नाम से बनाती है, बिवेरिया बासियाना होता है, वो दमन के नाम से बनाती है। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो कीटनाशक का काम करता है। वो भी फंगस है, एक तरह का फफूंदी है, लेकिन वो जो है सो कीटों में जो है सो असर करता है और उसको बीमारियां करके, और सारे कीट जो है सो हानिकारक कीट जो है सो मर जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्राइको पावर, फसल रक्षक, और कंसोर्टिया, तरल कंसोर्टिया, और दमन, ये चारों को हम जो है सो खेतों में जल डालते गए। हो सकता हम पानी में भी मिला के डाल सकते हैं। 200 लीटर का पानी अगर लिए और ज़्यादा ऊंचा पानी ले लेंगे, बड़ा ट्रे अगर है उसमें 200 लीटर पानी भर के, और उसमें 1-1 किलो के हिसाब से ये चारों चीज़ मिला सकते हैं। और मिला करके जड़ को अच्छे से उसमें आधा घंटा डुबो दें और उसके बाद हम खेत में लगाएं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो है सो पहले ही जो है सो हमारे पौधे इस तरह के तमाम बीमारियों से लड़ने के लिए या कीटों से लड़ने के लिए जो है सो स्वस्थ हैं और सक्षम हैं, और उनमें इम्यूनिटी का पावर आ गई है। तो वो बीमारी और कीट, पौधे जब छोटे हैं, कमज़ोर हैं, और जब नया खेत में जाके लगा रहे हैं तो उसमें उनको लगने में भी जो है सो स्थिर रहने में भी समय लगता है, तो उस दौरान किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। इसके साथ ही त्रिगुण आता है या ऑलराउंडर आता है इफ़को का, ये सब भी हमारे वेबसाइट पे फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। ये सब भी आप डाल सकते हैं और ये सब का बहुत फ़ायदा होता है। और इन सबको अगर आप जड़ उपचार नहीं कर सके हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है सो खेत में भी डाल सकते हैं। जैसा पहले भी आप जानते हैं, नीम की खल्ली में डाल सकते हैं मिला करके, या गोबर की खाद में मिला के डाल सकते हैं। नीम की खल्ली में डाल रहे हैं तो 100 किलो नीम की खल्ली उपयुक्त होता है। धान के खेत में 4 से 5 क्विंटल भी डाल सकते हैं। मगर ये खेत में अगर ये सब दवाई आप मिलाना चाहते हैं, ट्राइको पावर या फसल संरक्षक या दमन या त्रिगुण, ऑलराउंडर, इस तरह कोई भी ऑर्गेनिक आइटम, बायो आइटम आप जैविक उपचार कोई भी करना चाहते हैं अपने खेतों में,
तो नीम की खल्ली या गोबर के खाद में आप मिला के डाल सकते हैं। गोबर का खाद आपको पहले भी डालना चाहिए खेत तैयारी के समय, और खेत तैयारी के समय बल्कि कादो करने के समय जब आप डालते हैं, खेत को चलाते हैं पाटा देने के लिए, तो आपको कम से कम 10 टन का खेत का ज़रूरत पड़ता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अभी जब आप खेत में ऐसे ये बायो फर्टिलाइज़र को या बायो पेस्टिसाइड्स को मिला करके डालना चाह रहे हैं तो 10 क्विंटल मतलब 1000 किलो जो है सो गोबर का खाद उपयुक्त है। बाकी खेत में 8 से 10 टन हमको गोबर का खाद डालना चाहिए खेत तैयारी के समय। जड़ उपचार हम रासायनिक मौलिक से भी कर सकते हैं, और जैसे कि फफूंदी जनित के लिए हम बीमारियों के लिए पहले से हम जड़ उपचार कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों को मिला करके कर सकते हैं। 3 ग्राम 1 लीटर पानी में 100 लीटर अगर पानी ले रहे हैं या 200 लीटर पानी ले, तो 100 लीटर पानी के हिसाब से मैं बताता हूँ, आपको आसान होगा। तो 100 लीटर पानी में 3-3 ग्राम या तो कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, जो कि इफ्को यामाटो या कगुया नाम से बनाती है, ये हमारे वेबसाइट फार्मिस्टो पे उपलब्ध है, तो वहाँ से आप घर बैठे खरीद सकते हैं। और इससे हम जब कगुया या यामाटो से जब जड़ उपचार करते हैं तो हमारा पौधा जो है फफूंदी जनित बीमारियों से बच जाता है। और साथ में हम स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन या कासुगामाइसिन ये सब भी डाल सकते हैं। इससे बैक्टीरिया जनित जो वो बीमारियां लगती हैं धान में, उससे जो है सो हमारा पौधा बच जाएगा। तो ये सब तो हो गया हमारा रासायनिक में, जो एंटीबायोटिक बताया मैंने, कबुयामाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, तो इससे हमारी बीमारियां बच जाएंगी। लेकिन साथ में हम कीटों से बचाने के लिए हम जो है सो डाल सकते हैं कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोरोपिड जो है इसको बनाती है यूसोगासी के नाम से, या थियोमेक्थोसाम जो है सो हम डाल सकते हैं। और ये सब भी है हम 100 लीटर पानी में 300 ग्राम के हिसाब से डालेंगे, तो इससे हमारे जो बहुत तरह के कीट लगते हैं खेतों में, जैसे कि स्टेम बोरर हुआ, तना छेदक हो गया, या हॉपर्स होते हैं, फुदका होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, ये सारे कीटों से जो है सो हमारी धान की जो है सो नर्सरी बच जाएगी। और केसवर्म होते हैं, इस तरह के तमाम कीटों से हमारी जो है सो पौधा सुरक्षित हो जाएगा शुरुआती दिनों में। बाद में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अलग अलग कीड़ों के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, और जब खेत में हम नर्सरी में बताएंगे। बट आज हम जो है सो अपना रोपाई के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो इसमें जड़ उपचार से हम कैसे बचा सकते हैं शुरुआत के कुछ दिनों के लिए, उसके लिए हम बताए। खेती हुई आसान, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आप हमारे साथ धान की रोपाई के ऊपर जानकारी ले रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर के आ सकेंगे। आप सब किसान भाई जानते हैं कि हमारे धान में जो है सो खरपतवार का बहुत समस्या होता है, और बहुत सारे किसान जो है सो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो है सो करने में जो है सो पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अगर हम लेबर लगाते हैं खरपतवार निकालने के लिए तो भी महिलाएं आती हैं और बहुत खर्चा होता है उसमें, और समय भी बहुत जाता है और परेशानी भी बहुत होती है। तो हम जानते हैं कि हम आजकल बहुत तरह के बाजार में किसी रासायनिक भी आ गए हैं तत्व, जो जिससे कि आप स्प्रे कर देने से आपके खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। तो रासायनिक मौलिकों में सबसे पहले हम बात करते हैं सोकुसाई, ये इफ्को बनाती है और हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। सोकुसाई एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है या वीडिसाइड है। प्री इमर्जेंस का मतलब होता है पौधे जब खेतों में ज़मीन से निकले नहीं उसके पहले डालने का है। तो अमूमन जब हम इसको डालते हैं रोपाई के 5 दिन के अंदर में ही डालना चाहिए हमें। और ये क्या करता है कि ये जो हमारे ऊतक होते हैं, कोशिका होती है ना कोई भी खरपतवार के, तो उसको बढ़ने नहीं देता, वो डिवाइड नहीं करने देता है उसको। इससे क्या होता है कि वो पौधे निकल ही नहीं पाते हैं। तो इसको हमें 2-3 इंची जब पानी खेत में जमा रहता है उस समय इसको स्प्रे करना चाहिए। 200 लीटर पानी में आधा लीटर मिला करके, ये सबसे उत्तम है। तो आधा लीटर ये सोकुसाई 200 लीटर पानी में मिला करके जब हम डालते हैं तो, और उस 2-3 दिन हमको खेत में पानी खड़े रहने देता है, तो हमारे सारे जो खरपतवार के जो बीज होंगे हमारी मिट्टी में वो सारे इससे मर जाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, और ये हमारा बहुत अच्छा नियंत्रण इससे होगा। दूसरा खरपतवार नाशक के बारे में जो हम बात करते हैं वो है मकोटा। मकोटा सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक है। मतलब जब पौधा निकल गया, खरपतवार हमारे खेतों से निकल गए, उसके बाद वो काम करता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधा उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इस ये खरपतवार नाशक को, वीडीसाइड को या हर्बिसाइड को, और वो पौधा जो है सो केमिकल जहर के साथ काम करता है, तो पौधे सारे मर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
ब्रॉड स्पेक्ट्रम चौड़ी पट्टी वाली जो खरपतवार होती हैं उसके ऊपर काम करता है। तो जैसे हम पहले बता रहे थे सोकुसाई, वो जो है सो सारे खरपतवार पे काम करेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो, लेकिन प्री इमर्जेंस जो निकल चुका है उसके ऊपर नहीं काम करेगा। तो इसलिए वो धान के पौधे के ऊपर नहीं काम करता, क्योंकि धान का तो पौधा हम रोपाई किए हैं, लेकिन जो पौधे निकले नहीं हैं जड़ से उसके ऊपर वो काम करता है। तो मकोटा अगर घास वाले कोई भी खरपतवार होंगे तो उसके ऊपर नहीं काम करता, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम बताएंगे अभी उसके बारे में भी क्या करना चाहिए हम उपाय। ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है अगर हम इसको सुकुसाई और किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के करें तो चौड़ी पत्ती वाली सारे इसको काम कर देगा। ध्यान रखना कि 5 से 10 दिन, रोपाई के 5 से 10 दिन के अंतर पे ही इसको डालना है। और इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, ये बहुत ही स्ट्रांग खरपतवार नाशक है, रासायनिक खरपतवार। सिर्फ 8 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में डालते हैं, हम सिर्फ 8 ग्राम डालते हैं। हम बात करते हैं जाकीयामा के बारे में। जाकीयामा एक अच्छा खरपतवार नाशक है जो कि तमाम तरह के खरपतवार के ऊपर काम करता है, और मकोटा के साथ हमें जाकीयामा को जरूर मिला के डालना चाहिए। तो ये अच्छा है, और इसको हमको जो है सो भी हमको प्री इमर्जेंस के रूप में डाल सकते हैं। तो अगर हम पहले सोकुसाई नहीं डाल पाए हैं तो जाकीयामा के साथ जाकीयामा को मकोटा में मिला के डाल देंगे, तो जो भी हमारी प्री इमर्जेंस वाले भी रुक जाएंगे, और जो अभी तक निकले नहीं हैं खेतों से बाहर, और जो निकले भी हैं तो उसमें भी हमारा चौड़ी पत्ती में जो है सो मकोटा काम करेगा। तो ये दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका हमें उपाय जरूर करना चाहिए। इससे हमारे अगले लंबे समय तक, मतलब 1-1.5 महीना तक जो है हमारा खरपतवार जो है सो खेतों में नियंत्रण में रहेगा, और 1-1.5 महीने में पौधे हमारे इतने, धान के पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि खरपतवार का उतना ज़्यादा हानि नहीं होता है खेतों में। और उसके बाद फिर आप दोबारा उपाय कर सकते हैं या मशीन चला सकते हैं खेतों में। इतना शुरू में मशीन चलाना मुश्किल होता है, मगर 1-1.5 महीने के बाद आप खेतों में मशीन भी चला सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, और तमाम अलग तरीके की भी ट्रेडिशनल पद्धति भी आप उपाय कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ पोषक तत्वों के बारे में जो हमें रोपाई के समय में पौधे में डालना चाहिए, खेतों में डालना चाहिए। और पोषक तत्व में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत जगह पे खेत क्या होता है कि मिट्टी बहुत हार्ड होती है, काली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है कि जब हम जड़ निकालते हैं तो जड़ टूट जाता है। तो वैसे हार्ड मिट्टी में हमें रोपाई से 10 दिन पहले हमें खेतों में जो है सो जिप्सम डालना चाहिए, मतलब 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम, या 1 किलो डीएपी। तो जिप्सम और डीएपी दोनों जो है मतलब 100 वर्ग मीटर का अगर हमारा है, 10 मीटर बाय 10 मीटर का अगर हमारा नर्सरी है, तो उतने बड़े नर्सरी में हमें 4 किलो जिप्सम और 1 किलो डीएपी अगर मिला करके डाल देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी मिट्टी जो है सो हल्की हो जाती है, और फिर जब हम पौधे निकालते हैं तो बिचरे आसानी से उखड़ सकते हैं और जड़ नहीं टूटता है। क्योंकि जड़ टूट जाएगा तो फिर हम जब रोपाई करेंगे तो रोपाई में नए खेत में उसको इस्टेब्लिश होने में, बैठने में समय लगता है और बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा कमज़ोर होता है। और अब हम रासायनिक उर्वरकों की बारे में बात करेंगे। खेत के ऊपर जो है सो गोबर की खाद या नीम की खाद, ये सब हम पहले बता ही चुके हैं। खेत तैयारी के समय आप 10 टन खाद डालते हो प्रति एकड़ के हिसाब से। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश ये बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में जहाँ खैरा बीमारी लगती है, खैरा डिजीज़ होती है, वहाँ पे जिंक की कमी के कारण ये खैरा डिजीज होती है, तो खैरा भी के लिए हमको जिंक सल्फेट। तो ये 3-4 चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। आप डोज हमेशा याद रखिए एवरेज, जहाँ पे कि मीडियम है, बहुत गहरी मिट्टी नहीं है और बहुत ऊंची मिट्टी नहीं है, जहाँ पे आप 120 से 150 दिन का फसल ले रहे हैं, 4 महीने से 5 महीने का आप धान ले रहे हैं, बीज रोपाई के बाद में, रोपाई के बाद 3 महीने से 4 महीने, तो जहाँ ऐसा फसल ले रहे हैं वहाँ पे रोपाई के समय हमें जो है सो कम से कम 30 किलो यूरिया और नाइट्रोजन के लिए, और फास्फोरस के लिए 50 किलो डीएपी और 20 किलो पोटाश डालना चाहिए, एमओपी। तो ये 3 खाद तो ज़रूरी है, नाइट्रोजन, यूरिया, पोटाश, तीनों का अपना अपना महत्व है। यूरिया से जो है सो पौधे बड़े होते हैं, हरे होते हैं, और फास्फोरस से और तने और वो जड़ मजबूत होते हैं, और पोटाश से जो सो मजबूती मिलती है पौधे को, रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो ये तीनों ही चीज़ बैलेंस न्यूट्रिशन में, बैलेंस डोज में डालना बहुत ज़रूरी है। और बाद में हम 2 डोज में और यूरिया नाइट्रोजन डालेंगे, और फास्फोरस और पोटाश हम एक बार बुआई के ही समय डाल देते हैं, उसके बाद दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फास्फोरस याद रखना है, डीएपी 50 किलो प्रति एकड़ और पोटाश 20 किलो प्रति एकड़। और खैरा रोग अगर हमारे क्षेत्र में होता है, हम देखें कि खैरा रोग हो रहा है, उसकी संभावना है, पत्ते लाल लाल हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है सो जिंक सल्फेट 10 किलो
प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी डालना चाहिए। और सब खाद को हम एक साथ मिला करके खेतों में जो है सो डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया रासायनिक खादों के बारे में। कुछ कृषि वैज्ञानिक हरित नील शैवाल जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया, इसको भी डालने के लिए जो है सो रेकमेंड करते हैं, सुझाव देते हैं। और ये बहुत अच्छा है। आजकल हमारे खेतों में कम हो गया है। पहले तो ट्रेडिशनल विधि से जब हम खेती करते थे तो इतना रासायनिक नहीं डालते थे, तो हमारे खेतों में ये सब आसानी से पहले ही होता था। बल्कि इसके साथ मछली भी होती थी और बगुले वगैरह भी आते थे कीड़ों को खाने के लिए। तो वो सब की कमी के कारण आजकल हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये हमें डालना चाहिए। और इतना अगर हम उपाय करेंगे तो हमारे खेत में जो है सो पौधा, धान का पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। और पौधा स्वस्थ रहेगा तो अनाज भी उत्पादन ज़्यादा होगी, लंबी लंबी बालियाँ आएंगी, 250 से 300 दाने आएंगे एक एक बालियों में, तो बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकेंगे। और अब आपका पहला सवाल कि अगर धान जलीय पौधा नहीं है तो फिर किसान जो है इसे खड़ी पानी में क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर बहुत आसान है। हमारे धान जो है सो गर्मियों के मौसम में का फसल है। और बहुत आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में कोई ज़रूरी नहीं है कि धान खड़ी पानी में लगाएं, लेकिन और अच्छा पैदा कर रहे हैं। आजकल तो हमारे वैज्ञानिक जो है सो डायरेक्ट सोइंग की भी बात करते हैं, रुपाई की भी बात नहीं करते हैं। और इसीलिए लगाते हैं हमारे ईस्टर्न यूपी या बिहार, बंगाल या बहुत जगह पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उड़ीसा, वहाँ खड़ी पानी में इसलिए लगाते हैं क्योंकि धान का ही पौधा एक ऐसा पौधा है जो खड़ी पानी को सस्टेन कर सकता है, सह सकता है। दूसरा कोई फसल हमारी खड़ी पानी में हो नहीं सकता है। तो हमारे पुश्तैनी समय से लोग यही समझते आए थे कि धान जो है सो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हाँ खड़ी पानी में हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब ये भ्रांति हो गई है, या आप समझिए कि प्रैक्टिस हो गई है कि हम जो है सो धान को खड़े पानी में ही धान लगाते हैं। तक खेत तैयार करना तो आसान होता ही है। और हाँ, दूसरा जो फ़ायदा ये होता है कि हाँ बहुत तरह के जो खरपतवार हैं जो सूखे में होते हैं वो भी इससे मर भी जाते हैं जब पानी रहता है। तो हमारा धान जो है सो पानी से मरता नहीं है, लेकिन बहुत तरह के खरपतवार खड़े पानी में मर जाते हैं। तो ये भी एक दूसरा फ़ायदा है। तो इसलिए हम जो है सो धान को खड़े पानी में लगाते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे हम 2 और वीडियो धान के ऊपर लेके आने वाले हैं। एक वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे धान में प्रमुख बीमारियां जो लगती हैं उसके बारे में। तो हमारा वीडियो देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए, और जानकारी बढ़ा करके आपका खेत में प्रोडक्शन उत्पादन अच्छा हो, इससे ही हमें बहुत अच्छी खुशी होगी। आप ज़रूर हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पर कृपया प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें। खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो घर की सुरक्षा से कोई भी उत्पाद खरीदना चाहते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पे ये सारे सामान जो बताए हैं हम पहले, वो आपको हमारे मोबाइल ऐप पर प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करने के बाद आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद।